और देखिए इसी बीच क्योंकि संसद की कार्यवाही भी शुरू हो गई है, हंगामे के चलते सदन को स्थगित करना पड़ा था, लेकिन एक बार फिर से कार्यवाही शुरू हो गई है। महासचिव वेस्ट बंगाल श्री एस.के. नूरुल इस्लाम। वहां पे लेकर जाइए। तो ये भी देखने को मिला कि कश्मीर घाटी में अनंतनाग में 53% और बारामूला में 59% पोलिंग हुई, जो आज तक कभी भी इतनी पोलिंग चुनावों में सहभागिता नहीं रही थी। लोकतंत्र के इस पर्व की, इस अवसर को निश्चित रूप से हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। यद्यपि हमारे विरोधी कुछ अधिक उत्साह और उच्छृंखलता में दिखाई पड़ते हैं, परंतु इन चुनावों में हमारी सरकार की स्वीकार्यता और विस्तार एक नए आयाम तक पहुंचा है। पहली बार हमने उड़ीसा में स्पष्ट बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई है और हमारे विरोधी शायद भूल ही गए कि श्री नवीन पटनायक जी से पहले वहां कभी कांग्रेस का मुख्यमंत्री हुआ करता था। अंतिम मुख्यमंत्री गिरधर गोमांग जी थे जो कांग्रेस के थे, और ऐसा प्रतीत होता है कि उनको अब वो विषय विस्मृत हो गया है, यानी उन्होंने मान लिया कि वो उड़ीसा में अब सत्ता की लड़ाई में ही नहीं। दूसरा विषय इस चुनावों के संदर्भ में दक्षिण भारत का विषय आया था। महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि हमारे विरोधी और विशेषकर कांग्रेस पार्टी इस विषय को बहुत उठाते थे कि दक्षिण भारत में उनका बहुत प्रभाव है। तो मैं बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे गठबंधन ने और भारतीय जनता पार्टी ने दक्षिण भारत में भी कांग्रेस से अधिक वोट प्राप्त करके दिखाए। तेलंगाना में हमारे 8 सीटें ही नहीं है। किया जाए, जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 7। महोदय, आपकी अनुमति से मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं कि इस सभा के सदस्य लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 309 के उपनियम 1 द्वारा अपेक्षित रीति से 30 अप्रैल 2025 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए लोक लेखा समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से 15 सदस्य निर्वाचित करें। प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। माननीय सदस्यगण, मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं, हर विषय पर, हर मुद्दे पर आप राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं और सरकार आपके हर विषय का जवाब देगी। आप नियोजित तरीके से सदन नहीं चलाना चाहते, मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते, राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा नहीं करना चाहते, मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं, सदन चलाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। हमें जनता ने बहुत अपेक्षाएं, आकांक्षाओं के चुनकर भेजा है। सदन के शुरुआत दिनों में नियोजित तरीके से सदन नहीं चलाने देना, ये संसदीय लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। मेरा आपसे आग्रह है, आप राष्ट्रपति अभिभाषण पर इस मुद्दे पर जोर से बोलिए, मैं आपको अलाउ करूंगा। किरण रिजिजू जी, आज तक संसद के इतिहास में राष्ट्रपति जी का अभिभाषण के बाद उसमें धन्यवाद प्रस्ताव के अलावा कोई और विषय पर चर्चा करने का परंपरा कभी नहीं रही है। ये पहली बार कांग्रेस पार्टी और उनके कुछ दलों ने इस संसद के गरिमा को ताक में रखते हुए आदरणीय राष्ट्रपति का अभिभाषण पे चर्चा करने का जो प्रस्ताव रखना है, उसको विरोध करके वेल में आया है। मैं उसको कंडेम करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय जी,
ने भी कहा है कि कोई भी मुद्दा विपक्ष के लोग उठाना चाहे उसको पर्याप्त समय दिया जाएगा और राष्ट्रपति का अभिभाषण के चर्चा के प्रस्ताव के दौरान पूरा अपने बात रख सकते हैं। और हम सर आपके माध्यम से मैं विपक्ष के लोगों को आश्वासन देता हूं कि चर्चा के दौरान कोई भी मुद्दा आएगा हम जवाब के लिए तैयार हैं, पूर्ण रूप से हम जवाब भी देंगे। इसमें सदन को चलना दिया जाए और चर्चा होना चाहिए। माननीय सदस्यगण, मैं पुनः आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आपको सदन में नारेबाजी करने के लिए नहीं भेजा है। मैंने पूर्व में कहा था सदन का विरोध और सड़क के विरोध में अंतर होना चाहिए। आप सदन में अपनी बात को कहिए, राष्ट्रपति अभिभाषण में पूरे मुद्दे पर कहिए। आप राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा नहीं करना चाहते, आप मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते, नीट के मुद्दों पर राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा नहीं करना चाहते, देश और मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते। सभा की कार्रवाई सोमवार दिनांक 1 जुलाई 2024 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सदन की कार्यवाही, लोकसभा की कार्यवाही सोमवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। जमकर यहां पर हंगामा हो रहा था। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के वक्त जमकर हंगामा हो रहा था और इसके चलते सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। सोमवार 11 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। हालांकि राज्यसभा की कार्यवाही फिलहाल अभी चल रही है और जोरदार हंगामा वहां पर हो रहा है। तो सदन का आज है 5वां दिन और ऐसे में दोनों ही सदनों में दरअसल आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के बाद जो धन्यवाद प्रस्ताव उस पर चर्चा होनी थी और ऐसे में लगातार हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। सोमवार तक के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। सोमवार 11 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे लगातार, क्योंकि हंगामा चल रहा था, हंगामे के चलते स्थगित करना पड़ा था। 12 बजे से ये कार्यवाही शुरू हुई और एक बार फिर हंगामे की भेंट चढ़ गई। मैंने का जवाब दिया, साहब ये तो फर्स्ट डिवीजन आए ना, एक हमारे तो 3 हैं, फर्स्ट डिवीजन विद 2 बॉडीगार्ड। तो ये हमारे सहयोगी फर्स्ट डिवीजन विद 2 बॉडीगार्ड्स का जो उल्लास मना रहे हैं, उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि वस्तु स्थिति यह है कि 3 साल मिलाकर 42, 44, 52 और 99 मिलाकर इनके उतने नहीं है जितने अकेले भारतीय जनता पार्टी के 240। मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं, 1984 के बाद से आज तक 40 साल में कभी कांग्रेस को 240 सीटें नहीं मिली हैं। पीवी नरसिम्हा राव जी के समय में 232 मिली थी, बाद में उनकी कुछ सीटें बढ़ी थी। यानी जो 40 साल में मुकाम नहीं हासिल हो पाया, उसके बावजूद उन लोगों की जिस प्रकार की उच्छृंखलता दिखाई पड़ती है, उसके लिए मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने कितनी कोशिश कर ली, मगर प्रधानमंत्री जी तीसरी बार स्पष्ट बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनने में सफल हुए। तो इन लोगों के लिए एक बात कहना चाहूंगा मैं, एक लाइन प्रधानमंत्री जी की तरफ से कि दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, वो मुझे डुबाता रहा और मैं उभरता चला गया। दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, वो मुझे डुबाता रहा और मैं उभरता चला गया। और ये 44, 52, 99 अरे मंजिल समझ के बैठ गए जिस पे चंद लोग, मैं ऐसे कितने ही रास्तों से गुजरता चला गया। राष्ट्रपति महोदया ने बिंदु क्रमांक 3 में एक और बात स्पष्ट की कि 60 साल के बाद एक ऐसा मौका आया है जब लगातार तीसरी बार किसी प्रधानमंत्री को बहुमत प्राप्त करके जनता ने आशीर्वाद देकर सदन में भेजा हो। और जिस समय प्रधानमंत्री जी ने ये के बारे में ये विषय आया था, उस समय हमारे विपक्ष के साथी लोग बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस भी किए थे। उनके अंदर कुछ एक बेचैनी नजर आ रही थी। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने लगातार 3 बार स्पष्ट बहुमत प्राप्त करके वो कार्य किया है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। और इसलिए शायद हमारे विरोधियों
माननीय सुधांशु जी, माननीय HD देवगौड़ा जी एक्स प्राइम मिनिस्टर कुछ बोलना चाहते हैं, अगर आप समय उन्हें बीच में दे सकते हैं। जी जी। ऑनरेबल HD देवगौड़ा। Sir, I have got the highest regard. All our senior members wants to raise the issue of the NEET. What has happened? Lakhs and lakhs of students are suffering in the country. Please, I have no objection. But the point is, the government has already taken the decision and order for a CBI inquiry. The inquiry has not been completed. In 2-3 states, they have arrested the people who are responsible for this type of damage. Sir, please, sir, I am sitting in this house. I don't want to take sides. But so far as the NEET examination is concerned, what has happened? Yes, I do agree. You can't fix the responsibility because there's thousands of examiners in the whole country. Is it so easy to fix the responsibility on an individual? The examination has, of course, it has gone wrong, and the government has taken the decision. It is the right decision. The concerned minister, the concerned minister has taken the decision. Till the inquiry is completed, you can't. Till the inquiry is completed, you can't take responsibility and damage the image of the government. I don't agree. We have got sufficient scope to debate on the issue of on the President address. On the President address we can discuss. But this is not the way. Unless and until the inquiry is completed, you can't fix the responsibility. I am not going to take sides. But the way in which our all elders, there are senior leaders, there are mature leaders. I don't know. When the inquiry is going on, how can they go on attacking the government? This is not the way. I only appeal to all mature leaders, senior leaders. Please, knowing full well, you know the entire issue. I only appeal to you not to say unnecessary try to blame the government. The government has done its duty and the inquiry is going on. Till the inquiry report comes, the minister, the HRD minister cannot take any decision or the government cannot take any decision till the inquiry is completed and the culprit is known. Then only we can discuss about the concerned person who is responsible. I make an appeal to all these members to see that let the house go smoothly. That's all, sir, what I can appeal. एक्स प्राइम मिनिस्टर बहुत मैच्योर माननीय देवगौड़ा जी देश के बड़े सम्मानित नेता हैं, उन्होंने जो कहा आपने सुना। प्लीज माननीय सुधांशु जी, प्लीज कंटिन्यू योर स्पीच। सभापति महोदय, अभी इस सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य, वयोवृद्ध नेता, पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय HD देवगौड़ा जी ने जो विचार कहे, बड़े दुख का विषय है कि 21 घंटे का समय आवंटित होने के बावजूद, सबसे वरिष्ठ सदस्य के द्वारा यह अनुरोध करने के बावजूद जिस प्रकार का आचरण दिखाया जा रहा है, इससे साफ समझ में आता है सभापति महोदय कि इनका उद्देश्य सवाल का जवाब और जवाब के सवाल में नहीं है, इनका उद्देश्य बवाल में अधिक दिखाई पड़ रहा है। इसलिए ये अपोजिशन की इस नियत को भी स्पष्ट करता है। अब मैं विषय पे आता हूं। जो मैं बता रहा था कि बिंदु क्रमांक 5 पर
राष्ट्रपति महोदया ने कहा कि ये देश के इतिहास में 60 साल के बाद ये पहली बार एक घटना हुई है जब लगातार 3 बार किसी प्रधानमंत्री को स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया हो। और जिस समय महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने ये शब्द बोला था, हम सबको ध्यान है, सबसे अनेक विपक्षी सदस्यों ने अपनी अपनी सीट पर आवाजें करते हुए इसका प्रतिवाद किया था। संभवतः उनके मन में इस बात के लिए स्वीकार्यता नहीं हो पा रही थी कि ये कैसे हो गया कि लगातार तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में भारत की जनता ने स्पष्ट जनादेश दिया और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का वो रिकॉर्ड जिसके ऊपर वो बहुत इतराते थे, उसकी बराबरी हो गई। मगर हमारे बहुत से विपक्षी सदस्य कहते हैं कि साहब नेहरू जी की बराबरी तो मोदी जी से नहीं हो सकती। तो सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि तीसरी बार मोदी जी चुन के आए हैं और ये मैं भी मानता हूं कि नेहरू जी और मोदी जी में बराबरी नहीं हो सकती, इसलिए तीसरी बार आने पे मैं सिर्फ 3 बिंदु दूंगा जिस पर हम मानते हैं कि नेहरू जी और मोदी जी की बराबरी नहीं हो सकती। नंबर 1, जब मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री के कैंडिडेट चुने जाने थे, सभापति महोदय, मुझे आज तक याद है 13 सितंबर 2013 शाम 6 बजे भाजपा की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होनी थी और मोदी जी स्वयं उसके मेंबर थे, मगर उन्होंने कहा मैं उस बैठक में नहीं आऊंगा जिसमें मेरे बारे में विचार हो रहा हो। यह होता है नैतिकता के आधार के ऊपर निर्णय। और उस समय राजनाथ सिंह जी पार्टी के अध्यक्ष थे, तो मुझे यह दायित्व दिया गया था कि मैं मोदी जी को रिसीव करके अध्यक्ष के कमरे में बैठा लूं और जब बैठक समाप्त हो जाए तो सब एक साथ जाएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषित करने के लिए। और महोदय, पूरा पार्लियामेंट्री बोर्ड एक मत था, सारे कार्यकर्ता एक मत